वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का अध्ययन करने जा रहे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है 2 पृष्ठभूमियां, भारतीय और अंग्रेजी। और इस पाठ का सेशन नंबर 3 है। इसके पहले भागों में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से भारत की जनता को अकाल, भूखमरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इससे पूरा भारत झकझोर गया था, चाहे वो युद्ध की समस्या हो या अकाल की समस्या, फिर भी भारत ने अपने अस्तित्व को खोया नहीं। अब लेखक अगले परिच्छेदों को जो पॉइंट दिया है वो है भारत की सजीव सामर्थ्य। अब देखो, हमने अब तक भारत के जो इतिहास में जो भी हमने पढ़ा है, जो भी सुना है, उससे हमें यही पता चलता है कि भारत को सदियों से हर समय हर समस्याओं से जूझना पड़ता था, चाहे वह विदेशी आक्रमणकारी का हो या देशी आक्रमणकारी का हो या बहुत सारे नैसर्गिक आपत्ति का भी समस्याओं से जूझना पड़ता था। फिर भी भारत की सजीव सामर्थ्य हमेशा बनी रही और इसके पीछे हमारे उस हर युग के जो जनता थी उसके बीच में जो भावना पनप रही थी, चाहे वह एकता की भावना हो या फिर दूसरी भावना हो, लेकिन वह इस भावना को एक सूत्रता में बांधकर हर समस्या का सामना करने में हमेशा सजीवता दिखाई देती है। और इस प्रकार भारत ने अपने अस्तित्व को हमेशा बनाए रखा। लेखक कहते हैं कि अकाल और युद्ध के बावजूद प्रकृति अपना कायाकल्प करती है और कल के लड़ाई के मैदान को आज फूलों और हरी घास से ढक देती है। अब देखिए, यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि कोई भी समस्या आए, लेकिन उस पर हमेशा उस समस्या के बाद, विनाश के बाद फिर से उसकी निर्मिति होती है। जैसे कि दिन के बाद दिन और रात आता ही रहता है, तो रात के बाद दिन का आना निश्चित होता है। उसी प्रकार यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि जब अकाल और युद्ध जैसे आपत्तियां भारत पर आ रहे थे, लेकिन परिवर्तन तो होता ही रहता है ना, प्रकृति अपने चेंजेस, अपने परिवर्तन हमेशा दिखाते रहते हैं। तो उसी प्रकार प्रकृति अपना कायाकल्प करती रहती है। कायाकल्प करना, बदलती रहना, परिवर्तन लाना। और कल के लड़ाई के मैदान में आज फूलों और हरी घास से ढक देती है। तो देखो, यहाँ पर लेखक कल और आज के बात कर रहे हैं कि कल आज जो समस्याओं का सामना कर रहे थे, लेकिन आज उसमें परिवर्तन आ गया है। तो सामाजिक परिवर्तन, समय हमेशा बदलता रहता है, तो प्रकृति भी इसके हिसाब से आगे बढ़ती है। उसी के अनुसार हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि भारत को एक तरफ अकाल और युद्ध जैसे आपत्ति से बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा था, लेकिन कल के मैदान में जब युद्ध हो रहा था, लेकिन आज प्रकृति ने परिवर्तन करके वहां पर फूल और हरी घास से की निर्मिति कर दी थी। मनुष्य के पास स्मृति का विलक्षण गुण होता है, वह कहानियों और यादों में निर्मित अतीत में बसता है। तो देखो, लेखक ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार से तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि एक तरफ युद्ध का वह रक्तरंजित मैदान था, लेकिन दूसरी तरफ प्रकृति ने उस पर हरियाली बिछा दी। तो यहाँ पर लेखक यही कहना चाहते हैं कि भारत पर हमेशा आपत्ति आती रही है और जितने भी आपत्ति आए, जितने भी समस्या आए, लेकिन भारत के सशक्त पीढ़ियों ने हमेशा उसके अस्तित्व को बनाए रखा। मनुष्य के पास स्मृति का विलक्षण गुण होता है, वह कहानियां और यादों में निर्मित अतीत में बसता है। देखो, आज हमारे पास जो वर्तमान में जो कुछ अच्छा है, उसका आज हमने वो पाया है नहीं, उसका संबंध हमेशा अतीत में रहता है। अतीत से ही हम आज जो कुछ हमारे पास है वह अतीत से ही हमें मिला है। जैसे कि आज के हमारी जो सभ्यता, संस्कृति, भारत आज इतने बड़े देशों में गिना चुना जाता है, उसके यह सारी सभ्यता, संस्कृति हमारे अतीत की देन है, हमारी इतिहास की देन है। यह वर्तमान, इससे पहले कि हमें उसका बोध हो, अतीत में खिसक जाता है। अब देखिए, लेखक वर्तमान और अतीत की बातें कह रहे हैं कि आज जो बीते हुए कल की संतान है, खुद अपनी जगह अपनी संतान,
आने वाले कल को दे जाता है। अब देखिए, जैसे कि हमारी परंपरा होती है कि आज जो कुछ हमारा है वह कल किसी और का होने वाला है। जैसे अगर हमारे पास कोई संपत्ति होती है तो उत्तराधिकारी के रूप में हम हमारे आगे की पीढ़ी को देते हैं और फिर आगे की पीढ़ी उनसे पूर्वजों की देन मानकर संभाल कर रहती है। तो उसी प्रकार हमारे भारत के जो संस्कार, जो सभ्यता, जो संस्कृति, जो देन हमें मिली है वह हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए गई है। आज जो बीते हुए कल की संतान है। हाँ, तो आज जो कुछ हमारे पास है, बहुत सारी विशेषता हमारे भारत के पास है, चाहे वह पर्यटन स्थल हो या फिर फोर्ट हो। हम सबको पता है कि किस प्रकार से भारत अपनी विशेषता लिए आज भी बनी हुई है। तो जो कुछ हमें मिला है भारत के द्वारा वह हमारे कल के पूर्वजों की देन है। खुद अपनी जगह अपनी संतान आने वाले कल को दे जाता है। तो देखो, बहुत सारे उस समय बहुत सारे समस्याओं से भारत को जूझना पड़ा था, लेकिन उस समय के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, हमेशा सजगता के साथ उसका सामना करते रहे और अपने उस समय के भारत के अस्तित्व को बनाए रखे। और फिर ऐसे महान युवा पीढ़ियों के द्वारा आगे के संस्कार उसके बाद के युवा पीढ़ियों को दी गई। कमजोर आत्मा वाले समर्पण कर देते हैं और वे हटा दिए जाते हैं। अब देखिए, भारत के इतिहास में किसका नाम रोशन होता है? जो शक्तिशाली सामर्थ्यशाली लोग होते हैं, अपने अस्तित्व के लिए, अपने देश के अस्तित्व के लिए वो जूझ करते हैं, उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाते हैं। लेकिन जो अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए और कमजोर जो शक्तिहीन लोग होते हैं, उन समर्पण के रूप में उनके नाम मिट जाते हैं, वे हटा दिए जाते हैं। लेकिन बाकी लोग मशाल को आगे ले चलते हैं और आने वाले कल के मार्गदर्शकों को सौंप देते हैं। तो इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सशक्त पीढ़ी का मार्गदर्शक आगे के पीढ़ी को दिया जाता है। जिस प्रकार से मशाल का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक अच्छे योगदान के रूप में मशाल को आगे ले चलते हैं और अपने आने वाले कल के मार्गदर्शकों को सौंप देते हैं। तो शक्तिशाली लोग क्या करते हैं, अपने अच्छे कर्तृत्व का योगदान आगे की पीढ़ी को देते हैं और ऐसे शक्तिशाली लोग इस प्रकार के अपने अस्तित्व की मशाल, अपने हित की मशाल, अपने देश की रक्षा की मशाल आगे के पीढ़ी को समर्पित कर देते हैं और फिर आगे की युवा पीढ़ी जो होती है उस अपने कार्य को लेकर आगे बढ़ते हैं। आगे लेखक ने उपसंहार लिखा है। उपसंहार में लेखक ने अपने मन की बातों को व्यक्त किया है। लेखक कहते हैं कि भारत के खोज मैंने क्या खोया क्या पाया है, यह कल्पना करना कि मैं उसका पर्दा हटाकर यह देख सकूंगा कि वह अपने वर्तमान रूप में क्या है और उसका लंबा अतीत क्या रहा होगा, मेरी अनाधिकार चेष्टा थी। अब देखिए, लेखक ने जो किताब लिखी है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसे लेखक कहते हैं कि मैंने अब तक क्या खोजा और मैंने उसे इस खोज के बाद मैंने उसे क्या पाया। अब लेखक कहते हैं कि मैं अपने भारत के सभ्यता संस्कृति की अस्तित्व को खोजना चाहता था और इसकी खोज में मैंने बहुत प्रांतों तक मैं गया और उस समय मैंने क्या खोया क्या खोजा और उसका मुझे क्या उत्तर मिला। लेखक कहते हैं कि यह कल्पना करना कि उसका पर्दा हटाकर यह देख सकूंगा कि वह अपने वर्तमान रूप में क्या है और उसका लंबा अतीत क्या रहा होगा। तो लेखक कहते हैं कि अब उसका वर्तमान रूप क्या है और उसका लंबा अतीत क्या रहा होगा, यह मैं खोजना चाहता था कि वर्तमान और अतीत के बीच में वो समन्वय स्थापित करना चाहते थे कि जिस प्रकार से जो युवा पीढ़ी या जो मार्गदर्शक अपने हिम्मत को बंधाए हुए हमारे इतिहास को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि आज का जो हमारा वर्तमान है वह हमारे अतीत से संबंधित है। मेरी अनाधिकार चेष्टा थी। भारत एक भौगोलिक और आर्थिक सत्ता है, उसकी विभिन्नता में सांस्कृतिक एकता है। अब देखिए, भारत की जो विशेषता है कि उसकी भौगोलिक और आर्थिक जो सत्ता है उसमें हमने क्या पाया है, वो हमेशा विभिन्नता में एकता पाई। और विभिन्नता कैसी है, सांस्कृतिक एकता हमने देखी है कि इसमें बहुत सारे संस्कृतियां एक साथ पनपते हैं और खिलते हैं।
विरोधियों का एक ऐसा पुंज है जो मजबूत और अदृश्य सूत्रों से बंधा है। अब देखिए विरुद्ध अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वे हर दृष्टि से एक दूसरे के विरोधी है, चाहे वह पोशाक के दृष्टि से देखो, स्वभाव विशेष का दृष्टि से देखो, उनके खान पान, हर इसमें हमें विरोधाभास दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी वह ऐसा एक पुंज है जो मजबूत और अदृश्य सूत्रों से बंधा हुआ है। जैसे कि देखो हम फूलों का गुच्छा लेते हैं, फूलों के गुच्छों में एक ही प्रकार के फूल अच्छे लगते हैं या तरह तरह के फूल अच्छे लगते हैं? अगर हम कहेंगे तो मुझे तो एक फूलों के गुच्छों में बहुत सारे तरह तरह के अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग के फूलों को जब हम एक गुच्छा में बांधते हैं तो वो दिखने में कितना सुंदर दिखाई देता है। तो उसी प्रकार भारत में भी विभिन्न संस्कृतियों का एक बहुत बड़ा पुंज है और इस प्रकार विभिन्नता होते हुए भी एक मजबूती के साथ एक विशेष सूत्र में वह बंधा हुआ है। बार बार आक्रमणों के बावजूद उसकी आत्मा कभी जीती नहीं जा सकी और आज भी जब वह एक अहंकारी विजेता का खिलौना मालूम होता है वह अपराजय है। तो लेखक कहते हैं कि हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत पर बार बार आक्रमण होते रहे हैं, लेकिन बार बार आक्रमण आने के बावजूद, बार बार समस्या आने के बावजूद भी उसकी आत्मा को कोई पराजित नहीं कर पाया, उसकी आत्मा को कोई जीत नहीं सका। आज भी वह जब वह एक अहंकारी विजेता का खिलौना मालूम होता है कि देखो आज भी बहुत सारी समस्या, बहुत सारे आक्रमण भारत पर होते हैं, लेकिन फिर भी एक विशेष मजबूती के कारण वह एक विजेता के रूप में हमेशा हमें दिखाई देता है और तब वह एक अहंकारी विजेता का खिलौना हमें महसूस होता है। वह अपराजय है कि उसे कोई हरा नहीं सकता, उस पर कोई जीत हासिल नहीं कर सकता। और इसके पीछे उस कारण है कि यहाँ की एक विशेष रूप से जो एकता है दिखाई देती है, एक विशेष रूप से मजबूती और अदृश्य सूत्र में बंधी गई उसकी विभिन्नता में एकता। एक युग के बाद दूसरे युग में उसने महान स्त्री पुरुषों को जन्म दिया है और पुरानी परंपरा को लेकर चले हैं और उसे बदलते हुए समय के अनुरूप ढालते भी आ रहे। अब देखिए लेखक कहते कि युग बीत गए, सदियों बीत गए, लेकिन हर युग में, एक युग के बाद दूसरे युग में भारत ने हमें महान स्त्री पुरुषों को एक जन्म दिया है। बड़े बड़े संत महात्मे, बड़े बड़े युग पुरुष, चाहे हो स्त्री हो पुरुष हो, भारत की यह देन है जो पुरानी परंपरा को लेकर चलते हैं और बदलते हुए समय के अनुरूप ढालते भी रहे। कि देखो पुरानी परंपरा को वह अपने साथ लेकर चले। हर युग में हमें पुरानी परंपरा दिखाई देती है, लेकिन पुरानी परंपराओं में समय के अनुसार उसमें परिवर्तन करके पुराने परंपराओं को बिल्कुल आँच न आते हुए उसे इस समन्वय के साथ ढालते आए हुए। उस महान परंपरा में रविन्द्रनाथ टैगोर हुए जो आधुनिक युग की प्रकृति और प्रवृत्ति से सरोबार थे, लेकिन उनकी नींव भारत के अतीत में थी। तो देखो आज जो भी हमारे पास जितने भी बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग माने जाते हैं, तो उनकी जो नींव मानी जाती है वह भारत के अतीत में ही मानी जाती है। ऐसा लगता है जैसे पुराना जादू अब टूट रहा है और वह भारत चारों ओर देखता हुआ वर्तमान के प्रति जागरूक हो रहा है। अब देखिए आधुनिकता आ रही है, परिवर्तन आ रहा है। अब जो पिछले युगों में जो गलतियां भारत ने की है, अब वो गलतियां भारत नहीं करने वाला है। अब वर्तमान युग में वह जागरूक हो गया है, उसमें परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन जरूरी है। अब देखो भारत अपने अस्तित्व को, अपने सभ्यता को, अपने संस्कृति को, अपनी परंपराओं को लेकर परिवर्तनशील होने वाला है और यह परिवर्तन वह जरूर स्वीकार करता है। देखते हैं परिच्छेदों में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ। कायाकल्प पूरी तरह परिवर्तन होना, विलक्षण सबसे अलग, समर्पण पूर्ण रूप से सौंपना, अहंकारी घमंडी।
तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से भारत के जो सभ्यता और संस्कृति, भारत के अतीत के बारे में लेखक हमें कह रहे हैं कि एक जो अच्छे मार्गदर्शक है वो मशाल के रूप में अपनी धाड़स को अगले पीढ़ी में दे रहे। और उपसंहार में भी लेखक ने अपने भारत के गुणगान गाए हैं। आगे लेखक हमें उपसंहार में क्या कहने वाले हैं, इसको पढ़ेंगे हम इसके अगले भाग में।